मुद्दा गरम है। नमस्कार, दोपहर न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बेहद गंभीर विषय पर चर्चा के लिए आपके साथ उपस्थित हुए हैं। विषय यह है कि शहर में लगातार आप खबरें पढ़ रहे हैं कि दवाइयां अमानक स्तर की अस्पतालों में पहुंच रही हैं। वहीं पिछले दिनों सेंट्रल गवर्नमेंट के एक आदेश के बाद खबर छपी कि 154 दवाइयां जिसमें मिक्स डोज होता है, यानी सर्दी खांसी की दवा के साथ में पेन किलर दवाइयां भी उसमें जुड़ी होती हैं, उनको अलग अलग करने के लिए उन सारी दवाइयों पर रोक लगा दी गई। पर हो यह रहा है कि इन सब दवा वाले मामले में आम आदमी को कोई भी जानकारी नहीं हो पा रही है। परिणाम यह हो रहा है कि दुकानों पर आज भी वो सारी दवाइयां बिक रही हैं जिनको लेकर रोक लगाने की बात हो रही है। पर जब तक रोक लगती है, क्या वो अमानक दवाइयां जब तक जाती हैं, जब तक उनकी जांच रिपोर्ट आती है, क्या वो अस्पतालों में उनका उपयोग हो चुका रहता है, या फिर वो दवाइयां बाजारों में पहुंच चुकी रहती हैं, उसके बाद जांच होती है। विषय बहुत गंभीर है। किसी ने किसी जमाने में एक गाने की लाइनें थी कि जो दवा के नाम पे जहर दे उस यायावर की तलाश है। तो हम भी आज किसी मामले के पूरी तह तक जाने के लिए आज यहाँ जुड़े हैं और हमारे साथ दो इस विषय के विशेषज्ञ हमने जोड़े हैं जो आपको यह बताएंगे कि जो दवाइयां आप खरीद रहे हैं क्या उनकी गुणवत्ता पर कोई सवाल है या उसकी गुणवत्ता पर हम विश्वास कर सकते हैं। आप जो दवाइयां ले रहे हैं उस पर भरोसा कर सकते हैं कि वो आपको लाभ पहुंचाएगी। इसके अलावा हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार सरकारी अस्पतालों में क्या दवाइयों को लेकर सुधार होने चाहिए, सरकार की सबसे बड़ी ड्यूटी क्या है। क्योंकि अभी ये कहा जाता है कि रिसर्च की कोई स्थिति मध्य प्रदेश में कहीं नहीं है जहां पर लगातार इन दवाइयों की मॉनिटरिंग की जा सके। अभी कोई मॉनिटरिंग की व्यवस्था नहीं है, पर फार्मा कंपनियों में शायद दवाइयों की मॉनिटरिंग और देश निकलने से पहले उनकी जांच की जाती है। आइए आज इसी गंभीर विषय पर गंभीर चर्चा के लिए हमने हमारे साथ में श्री राहुल नगाइच जी को जोड़ा है, जो एम फार्मा है, 15 साल से दवा के क्षेत्र में जुड़े हुए, दवाइयों के उत्पादन से लेकर दवाइयों की गुणवत्ता पर लेकर वे माने जाते विषय विशेषज्ञ भी हैं वो। और इसके अलावा हमारे साथ में डॉक्टर अतुल खराटे जुड़े हैं जो राज्य क्षय अधिकारी रहे हैं। इंदौर में चेस सेंटर की जो स्थापना हुई वो स्थापना के पीछे उनकी बड़ी अहम भूमिका रही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में चेस सेंटर को इंदौर में बनाया गया था और वो पहला सेंटर था जिसको ISO का सर्टिफिकेट डॉक्टर खराटे जी के टाइम पर मिला था। डॉक्टर खराटे अभी भी मरीजों के इलाज को लेकर, चेस्ट से संबंधित इलाज को लेकर ध्यान रखते हैं, पर हम ये चाहते हैं कि उनसे भी हम बात करेंगे। हम सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे राहुल जी से। राहुल जी, आप हमें ये बताइए कि एम फार्मा डिग्री के बाद क्या दवा के क्षेत्र में इस डिग्री से हम कैसे उपयोग करते हैं और इस दवा पर गुणवत्ता पर एम फार्मा की क्या ड्यूटी होती है। नमस्कार सभी दर्शकों को, मैं राहुल नगाइच। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है नवीन जी ने कि भाई क्या योगदान रहेगा अगर कोई व्यक्ति विशेष एमफार्म किया हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आए दिनों अभी जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट जिसको हम बोलते हैं, इनका बड़ा योगदान रहता है दवाई के बनने से लेकर उसके डिस्पेंसिंग तक कि कैसे पेशेंट यूज करेगा इसको। पेशेंट को पूरी एजुकेशन देते हैं, पेशेंट को इसका एडवर्स इफेक्ट बताते हैं, पेशेंट को कब कब लेना है इसके बारे में बताया जाता है। अगर पेशेंट लेना भूल गया है तब उसको किस तरह से फिर दोबारा से स्टार्ट करना है। तो ये जो सारी जानकारी एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट के तहत बहुत ही अच्छे तरीके से दी जा सकती है, जिसका आज के दिन में हम बात करें तो सभी मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज हैं जहां बहुत अच्छा स्कोप है क्लिनिकल फार्मासिस्ट का, और धीरे धीरे हमारे जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र है, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सभी जगह धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्योंकि ये अभी एक बोलना चाहिए कि बहुत एडवांस लेवल पर नहीं आया है, इसको लोगों का एक्सेप्टेंस कम है, जिस वजह से लोग अभी इसके बारे में जानकारी कम रखते हैं। देखा जाए क्लिनिकल फार्मासिस्ट का जो योगदान है जस्ट इक्विवेलेंट हम जो डॉक्टर्स रहते हैं उनके बराबर बोला जा सकता है, क्योंकि उनको दवा के बारे में पूरी जानकारी एक फार्मासिस्ट को ही रहती है। अब मैं दूसरा सवाल कराटे साहब से पूछूंगा। डॉक्टर साहब, पिछले 7-8 दिनों में इंदौर में 5 से ज़्यादा सैंपल फेल हुए। एमवाई में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया कि ये दवा के सैंपल फेल हो गए। देवास में अस्थमा की दवाई का सैंपल फेल हो गया और उस पर रोक लगा दी गई।
क्या इन दवाओं के खरीदने से पहले कोई गुणवत्ता का मापदंड है कि इनकी दवाइयों के बैच कैसे फेल हो जाते हैं, और क्या उस समय तक दवाइयों का उपयोग हो चुका रहता है क्या? देखिए नवनीत जी, आपने जो सवाल पूछा है, सबसे पहली बात तो ये हमें समझ लेना चाहिए कि वो दवाइयाँ फेल हुई हैं, मतलब अगर ये दवाइयों की गुणवत्ता की जांच सरकारी अस्पतालों के द्वारा नहीं कराई जाती तो हमें ये नहीं पता चलता। तो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में एक सिस्टम है जिसके द्वारा जो भी दवाइयाँ किसी अस्पताल में या जहाँ भी भोपाल द्वारा या लोकल परचेज द्वारा खरीदी जाती हैं, तो उसकी जो लैब रिपोर्ट है वो हमको मुहैया कराई जाती है, और वो जो ड्रग कंपनी है वो भी लैब रिपोर्ट देती है। और जब ये दवाइयाँ हर बैच में बनती है, अलग अलग बैच की दवाइयाँ बनती हैं, और ये दवाइयाँ ऐसी नहीं है कि सिर्फ इंदौर ही गई होंगी, जो अभी अमानक पाई गई हैं वो और जगह भी गई होंगी। तो अगर 5-6 जगह गई हैं दवाइयाँ, तो उनमें से भोपाल ये निर्धारित करता है कि किसी एक सेंटर से, ये सब रैंडम सिलेक्शन होता है, सिलेक्टिव नहीं कि मेरा आदमी तो इससे ही कराऊँ, ऐसा नहीं। रैंडम वो सिलेक्ट करते हैं कि ये दवाइयाँ आप ये सैंपल जो इनके NABL लैब है वहाँ भेजें, और जब उसकी 7-8 दिन या 15 दिन में रिपोर्ट उसकी आ जाती है, उसके बाद ही उसका उपयोग शुरू होता है। मेरा दूसरा सवाल राहुल जी से है। राहुल जी, क्या लोग कहते हैं कि जो जेनरिक दवाइयाँ बिक रही हैं, जो दवाइयों के लिए गुणवत्ता और ब्रांडेड दवा को लेकर जहां कीमत का अंतर आता है, वहीं ये कहा जाता है कि जेनरिक दवाइयों को लेकर उनकी गुणवत्ता सही नहीं है। पूरे शहर भर में एक बात रहता है कि अरे क्या मालूम इन दवा में क्या मिला होगा। हम जानना चाहते हैं क्या फर्क है जेनरिक दवाइयों में और ब्रांडेड दवाइयों में, और हमें कौन सी लेना चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल है। जैसा कि नवीन जी ने पूछा कि भाई ब्रांडेड दवा में और जेनरिक दवा में क्या अंतर है। बड़ा ही मिथ है इसके बारे में कि भाई ब्रांडेड दवाई अच्छी होती है, जेनरिक अच्छी नहीं होती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्रांडेड दवा के लिए ब्रांड बनाया गया है, उसके पीछे बहुत सारी रिसर्च की गई है। उस रिसर्च के बाद उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को पेटेंट किया गया है अगले 20 साल के लिए, ताकि उससे संबंधित कोई और दवा कंपनी ये दवा ना बनाए। तो ब्रांड बनाने के लिए बहुत सारी रिसर्च लगती है, बहुत सारे ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, जिसमें कि बहुत सारा खर्चे होते हैं, सभी की चीजें देखी जाती हैं। जेनरिक दवा वो दवा होती है जो बिल्कुल सिमिलर है ब्रांडेड ड्रग के, सिर्फ और सिर्फ फर्क इतना ही रहता है कि उसमें टेक्निकल टर्म यूज करना चाहूंगा, बायोलिटी स्टडी ब्रांडेड ड्रग में की जाती है और इसमें बायोइक्विवेलेंस स्टडी की जाती है। बायोइक्विवेलेंस स्टडी का मतलब ही ये है कि जो भी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यूज किया गया है वो बिल्कुल ब्रांडेड दवा के समान है, सेम एफिकेसी है, सेम सेफ्टी है, सारी कुछ चीजें जैसा कि ब्रांडेड दवा देती है वही रिजल्ट हमें जेनरिक दवा भी देगा। और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जो अभी खोला गया है, बहुत ही अच्छी शुरुआत है। आज अगर मैं बात करूं तो हमारे इंदौर क्षेत्र में ही करीबन 1500 से ऊपर ऐसे आउटलेट हैं जहां की जेनरिक दवाएं बहुत आसानी से मिलती हैं, बहुत इकोनॉमिकल एस्पेक्ट से मिलती हैं, जो कि पेशेंट के लिए बहुत यूजफुल है। तो सिर्फ और सिर्फ अंतर इतना ही है कि ब्रांड बनाने के लिए बहुत लंबा समय लगता है, जबकि जेनरिक बनाने के लिए उतना समय नहीं लगता, उतना खर्चा नहीं आता है, जिसकी वजह से दवाएं आसान होती हैं और लेना पेशेंट के लिए आसान होता है। मेरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल है आपसे। आप मुझे ये बताइए कि हम कैसे भरोसा करेंगे जेनरिक दवाइयों को लेकर कि उसका क्या दुकान पे कोई सर्टिफाइड कॉपी है उसकी कि ये दवाई जो है इसकी गुणवत्ता ये है और इसके सर्टिफाइड, ऐसी कोई जानकारी दुकानों पे कहीं रहती नहीं है। तो उसे में ऐसे में वो कैसे भरोसा करे कि हाँ ये दवा की गुणवत्ता में जो कंटेंट लिखा है वो पूरा है? देखिए, जब भी आप दवा लेने जाते हैं तो उसमें आप किसी भी रिटेल से या होलसेलर से उनसे बोले कि हमें विथ बैच का बिल दें। आप विथ बैच अगर बिल होगा और अभी तो एक और नई तकनीक बड़ी अच्छी यूज की जाने लगी है कि उसमें कोड दिया जाने लगा, QR कोड दिया जाने लगा है, जिससे अगर आप उस कोड को स्कैन करते हैं अपने मोबाइल के थ्रू तो सारी जानकारी उसमें कितना एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है, कब बनाया गया, क्या बैच है, क्या एक्सपायरी है, सब कुछ चीजें उसमें बहुत ही यथावत अवेलेबल हो जाती हैं, जो कि बहुत अच्छा साधन है। अब बात रही कि हम कैसे मालूम करेंगे QR कोड नहीं है, तो उसके लिए आप अपने फार्मासिस्ट जो रिटेल फार्मासिस्ट है या होलसेलर है उनको बोले कि हमें विथ बैच नंबर वाली दवाएं दें जिसमें कि सारी जानकारी दी होगी उस बिल में। तो ये बहुत जरूरी है। ये एक सबसे अच्छा और लेमैन फिगर में जिसको हम बात करेंगे कि ले लैंग्वेज में पेशेंट को समझने के लिए, आम जनता को समझने के लिए बहुत ही अच्छा साधन है। बिल जरूर लें। एक सवाल डॉक्टर साहब मेरा आपसे है
कि सेंट्रल गवर्नमेंट, मैं हमेशा देखता हूं कि अखबारों में खबर छपती है, जैसे ये मैं आपको बता रहा हूं कि 154 दवाइयों पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी, मिक्स डोज के नाम पे लगा दी गई। पर ये सारी बातें आम लोगों तक नहीं पहुंचती, तो दुकानों पर क्या इनके बोर्ड लगने चाहिए कि ये दवाइयां, जैसे आप अगर बता रहे हैं कि इन दवाइयों पर जो है ये निरस्त हो चुकी है, पर इसकी कोई जानकारी दुकानदार के पास नहीं होती, वो तो अपनी दवा वैसे भी बेचता रहता है, इसका क्या कारण है? देखिए, कारण वाली बात अगर अपन कहें, ये बात बिल्कुल सही है कि जो दवाइयों के उन्होंने कहा कि ये दवाइयाँ हमें बैन कर दी गई है शासन द्वारा, तो उसकी जानकारी आम जनता तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और उसमें लगता है मुझे मीडिया के और हमारे जो टेलीविज़न मीडिया, प्रिंट मीडिया, इन सब की सामूहिक जिम्मेवारी है कि आम जनता तक ये बातें पहुंचाई जाएं। रहा सवाल, अभी राहुल जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हम जब जेनरिक दवाइयाँ या जो प्रधानमंत्री की शॉप पे जो दवा खरीदने जाते हैं, उसमें जो मैंने अभी देखा, क्योंकि मेरा 42-43 साल का अनुभव है और कभी कभी मुझे भी ज़रूरत लगती है तो हम भी दवाई की दुकान पे जाते हैं लेने के लिए, तो ये देखा गया, तो इन्होंने एक बहुत अच्छी बात की कि आप जो भी कंज्यूमर है वो अपनी दवा लेने जाए तो एक तो वो बिल ले। जो देखा अक्सर गया है कि 90% लोग बिल नहीं लेते। मुझे नहीं मालूम कारण उसका क्या, बिल देने में दुकान वाला आनाकानी कर रहा है या क्या कर रहा है, या उसका उसमें कुछ उद्देश्य है। पर और दूसरी चीज उन्होंने जो कहा QR कोड की बात की, तो अगर आज की तारीख में हमारी जनता काफ़ी स्मार्ट हो गई और सभी के पास स्मार्टफोन है, तो उसका उपयोग करके वो सब पता लगाया जा सकता है। और नवजीत जी, एक और जो कोई मुद्दा छूट रहा हो जो आपने पूछा था मेरे से अभी? नहीं, इसमें मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि एक और चीज मुझे पूछना ये थी कि ये जो आपका दवाइयों का, जीवन रक्षक दवाइयों को लेकर, क्या सरकार जीवन रक्षक दवाइयों को लेकर उतनी गंभीर है? इन दवाइयों को लेकर क्या कहीं कोई ऐसा अपन कहते हैं कि जहां रोक स्टॉप दिया जा सके कि हाँ यहाँ पे ये जगह चेक हो सकती है, ऐसी कोई चेक व्यवस्था है क्या सरकार के पास में कि बस वहां से बनी अस्पताल फार्मा से आई निकल के और सीधी बाजार में चली? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं होता, क्योंकि जैसे अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो इनका जो MP का कॉरपोरेशन है वो इन दवाइयों के टेंडर करते हैं, और टेंडर करते समय ये सब चीज़ देखी जाती है, लाइसेंस और उसका मैन्युफैक्चरिंग, जैसे इफिशियंसी वगैरह की बात की, कि सेफ्टी और इफेक्टिवनेस ऑफ द ड्रग्स और मैन्युफैक्चरिंग कंडीशन के बारे में भी देखा जाता है। ये सब चीज़ें देखने के बाद ही कोई दवा बाजार में आती है और उपलब्ध होती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ दो तरह की एजेंसीज हैं, एक सेंट्रल जो CDSCO होते हैं, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और फिर स्टेट लेवल पे भी है। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि एक सेंट्रल जो स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक कंट्रोल होना चाहिए। ये चीज़ें डिसेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ दवा हमारे यहाँ बिक रही है और वो पता पड़ा कि दूसरी जगह नहीं है। जैसे अगर मैं महाराष्ट्र का उदाहरण लूँ, वहाँ पे काउंटर पे आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवा मिलेगी नहीं, वहाँ दवाई में फार्मासिस्ट होना बहुत अनिवार्य है। और इंदौर में हम देखते हैं कि 15 साल या 16 साल या 18 साल का बच्चा वहाँ बैठ के दवा काउंटर से दे रहा है। तो इस स्थिति पे कहीं ना कहीं हमें रोक लगाने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, हमारे इंदौर की अगर बात करें तो ड्रग इंस्पेक्टर्स भी रहते हैं, सेंट्रल डिपार्टमेंट के भी रहते हैं और स्टेट के भी होते हैं। इनके ऊपर बहुत जिम्मेवारी है। मुझे लगता है अगर प्रशासन इस मामले में अगर सख्ती करे कि भाई जो फार्मासिस्ट है, तो कहीं ना कहीं हमारी जो बेरोजगारी की समस्या है वो भी इससे दूर होगी। नहीं, बहुत अच्छी बात कही आपने। इसी मामले पर हमारे संपादक राजेश पिपलोदिया जी ने जब आज जिला स्वास्थ्य अधिकारी या उन लोगों से बात करने की भी कोशिश की कि इन दवाइयों की गुणवत्ता को लेकर या जो दवाइयों पर बैन लगा हुआ है उस पर क्या आपके यहाँ मापदंड बने और उस पर कैसे क्या कार्रवाई होती है, आपको आश्चर्य होगा कि इस पूरे मामले पर सारे अधिकारी जो जवाब दे सकते थे उन्होंने सबने दूरी बनाई और सबने अपनी, उनकी व्यथा भी जायज थी। कुछ लोगों का कहना यह था कि स्टाफ की भारी कमी है तो ये सारा काम हमारे पास नहीं हो सकता। वो आपको इसी कार्यक्रम में राजेश पिपलोदिया जी खुद बताएंगे कि उसको लेकर क्या स्थिति रही और लोगों ने क्यों दूरी बनाई, कि लोग अस्पताल में इलाज दवाइयों को लेकर स्थिति साफ क्यों नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए शहर में दवाइयों का जो अपन ये कह सकते हैं कि दवाइयों की गुणवत्ता या उनकी जांच का कोई भी मापदंड तय नहीं हो पा रहा है। ऐसी आशंकाएं व्यक्त की जा रही है कि प्रतिबंधित दवाइयां भी बाजारों में खुले रूप से बेची जा रही है। कई लोग इसे दबे छुपे भी बेच रहे हैं। जब हम इस मामले की जानकारी के लिए जिला स्वास्थ्य कार्यालय पहुंचे और वहां के अधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास किया तो मुख्य अधिकारी तो मौजूद नहीं थे, लेकिन एक डॉक्टर जो कि
उनकी जगह पर डॉक्टर GL सोडी वहां मौजूद थे। जब उनसे हमने चर्चा की तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। उनका कहना था कि प्रतिबंधित दवाइयों की जांच करने का अधिकार हमारे पास नहीं है, और चूंकि इंदौर शहर के अंदर हजारों की संख्या में दुकानें हैं और इस प्रकार की जानकारी यदि आपको चाहिए तो फूड एंड ड्रग्स कार्यालय से ही मिल सकती है। जब इस मामले में फूड एवं ड्रग्स विभाग से संपर्क किया तो वहां के अधिकारी भी इस मामले में जवाबदारी या जवाब देने से बचते रहे। इस दौरान एक अधिकारी से जब हमने संपर्क किया तो उनका कहना था कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में स्टॉक नहीं है और इंदौर सहित अन्य जिले भी हमारे अधीनस्थ है। जब भी हमें इस मामले में कोई शिकायत मिलती है कि गलत दवाई के सेवन से किसी का नुकसान हुआ है तो उस वक्त हम लोग जाकर जांच पड़ताल करते हैं। लेकिन इतनी अधिक संख्या में शहर में भी दुकान है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी है और पूरे जिलों में है, तो इतनी अधिक मात्रा में हमें जांच पड़ताल करने का ना तो समय है और ना ही हमारे पास पर्याप्त स्टाफ। अब क्या ऐसे में यह सवाल पैदा नहीं होता है कि इन अधिकारियों के पास स्टाफ की कमी या जवाबदारी की कमी के रहते क्या शहर की जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया जाएगा? एक सवाल मेरा आपसे हो रहेगा राहुल जी कि जब फार्मा से दवा निकलती होगी तो मुझे लगता है कि ये एम फार्मा को ही ये लैब टेस्ट और ये सारा सर्टिफाइड तो वही करता होगा ना कि हाँ ये दवा बनी है, इसकी गुणवत्ता ये है। ऐसा कुछ मापदंड रहता है क्या कि दवा जब बाहर आएगी तो उसकी क्वालिटी कौन देखता है? इसकी क्वालिटी चेक कौन करता है फिर वहां? सर देखिए, इसमें मैं यही बताना चाहूंगा कि जब पूरी गुणवत्ता के साथ पूरी तरह से कोई भी दवा बनके जब मार्केट में उतरती है तो दवा कंपनी वाले सारे टेस्ट सारे ट्रायल्स कर चुके होते हैं कि भाई हमारी दवा बिल्कुल सही है। इसके बाद आती है बात उसकी जिसको हम टेक्निकल टर्म में बोले कि भाई जब दवा मार्केट में लॉन्च हो चुकी है, फोर्थ फेज जिसको बोला जाता है, तो इसमें ये देखा जाएगा कि जब वो पेशेंट ले रहा है दवाइयों को तो कितना जितनी एफिकेसी या सेफ्टी उस समय मानदंड में बनाई गई थी उतना मिल रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही रहता है जो कि चेक किया जाता है, क्योंकि जितनी भी स्टडी होती हैं वो पहले एक नॉर्मल ह्यूमन पॉपुलेशन पे होती हैं और कुछ डिसीज से रिलेटेड भी जो पेशेंट रहेंगे उन पे भी होती है, पर ये एक एक्चुअल पोजीशन है, ग्राउंड रियलिटी है, यहाँ पे आगे देखा जाता है। फिर अस्पतालों में जैसा सर ने भी बताया कि उन पेशेंट को देने के बाद ही मालूम चलेगा कि क्या मापदंड है, कितना इफेक्ट दे रही है। और इसमें सबसे बड़ी बात फिर वही आ जाती है कि जो भी जेनेरिक दवाएं किसी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू बन के आ रही हैं, क्या वो इतना सेफ्टी और एफिकेसी दे पा रही हैं जितनी की एक ब्रांडेड ड्रग देती है? तो ये सारी चीजें उसको जब 2-4 पेशेंटों को देने के बाद ही पता चल पाता है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जब अंदर जाएगी तभी हमें उसके रिजल्ट मालूम चलेंगे दवा के। नहीं, निश्चित रूप से इसमें डॉक्टर साहब मेरा आपसे एक सवाल और भी है कि क्या जीवन रक्षक दवाइयों को लेकर ऐसा कोई हमारे आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? क्या सरकार को इस मामलों में किस दिशा में काम करना चाहिए कि सरकार यहाँ ये व्यवस्था ठीक करे ताकि दवाइयों की गुणवत्ता और सुधारी जा सके और सीधा सीधा इसका लाभ मिल सके? जो दवा उसने ली है उसको भरोसा रहे कि यह जीवन रक्षक दवा उसके लिए व्यवस्थित है। भाई जहाँ तक दवाई चाहे जीवन रक्षक हो या और भी दूसरी दवा हो, वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि वो सब चीजें हमारे कहीं ना कहीं जनता के ऊपर डिपेंड करती है। जो उनके हितग्राही रहते हैं उनके शरीर पे वो असर डालती है। तो दोनों को डिस्क्रिमिनेट करने की बजाय मैं चाहूँगा चाहे यहाँ हो या जीवन रक्षक हो, इसके लिए इस तरह की पॉलिसी बननी चाहिए कि अगर किसी की कंपनी की दवा अमानक पाई गई किसी कारण से तो उन्हें, जिसको कहते हैं ना कि एक ऐसा पनिशमेंट होना चाहिए कि अगली बार कोई सोचे नहीं ये सब करने के। क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ हम ये देखते हैं कि लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं और पता पड़ा कि वो थोड़े दिन में केस चल के वो सब चीज़ें गायब हो जाती हैं। तो जीवन रक्षक को लेके जहाँ तक शासन की पॉलिसी है कि वो सब चीज़ें लैब से फिर टेस्ट भी कराते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है, कभी कभी ये होता है कि वो स्टोर कैसी की गई हैं, क्या हमारे जो मेडिकल स्टोर हैं क्या वहाँ सब मापदंड, जैसे बहुत सी दवाइयाँ रहती हैं वो टेम्परेचर रेगुलेशन है कि 8 डिग्री होना चाहिए, 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें भी बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रांसपोर्टेशन वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि किस स्थिति में उसको ट्रांसपोर्ट किया गया है। तो ये सब चीज़ें सरकार को देखना है, कुछ हद तक देखते हैं, लेकिन इसके लिए स्ट्रिक्ट पॉलिसी जरूर बनना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आप क्या दवा को लेकर आप क्या मानते हैं कि इसमें क्या सुधार होना चाहिए ताकि जो है भविष्य में लोगों को ये विश्वास हो कि जिस दुकान से वो दवा ले रहा है उसकी गुणवत्ता पूरी सही है और वो सही व्यक्ति से दवा ले रहा है?
मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कि सभी दवाओं पर, स्पेशली रिटेल हो, होलसेल हो, एक फार्मासिस्ट की नियुक्ति बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। वो दवा को प्रॉपर, जब भी कोई पेशेंट, वो आइदर इन बहुत क्रोनिक कंडीशन में हो या एक्यूट कंडीशन में हो, बहुत अच्छे से उनको समझा पाएंगे, बता पाएंगे। दूसरा, एक जो शासन के थ्रू हमें मिलना चाहिए, जैसे मैंने कुछ देर पहले बताया, क्यूआर कोड की उपलब्धि हर दवा पर होना चाहिए, जिससे कि उस दवा से रिलेटेड सभी जानकारी मिले, उसको कैसे रखना है, कहां रखना है, कितने टेम्परेचर पर रखना है, पेशेंट को कब लेना है, एक प्रॉपर लीफलेट, एक प्रॉपर जो जनरल इंफॉर्मेशन पेशेंट को दिए जाएगी। तो आने वाले समय में जो एक बायस कंडीशन क्रिएट हो रही है आज की डेट में, वो नहीं होगी। पेशेंट बहुत उसके लिए यूज टू रहेगा। ये चीजें बहुत जरूरी हैं, आज की होना चाहिए। ये थी आज की हमारी गंभीर चर्चा, जिसमें हमने ये जानने की कोशिश की कि आप जो दवाइयां ले रहे हैं, उन दवाइयों को लेकर आपको विश्वास का संकट खड़ा ना हो। आप जो दवाइयों को ले रहे हैं उसको लेकर सतर्क रहें कि आप कौन सी दवा ले रहे हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि पिछले समय में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई थी और ये पाया गया था कि दवाइयों को, हिमाचल प्रदेश से जो दवाइयां आ रही थी उसमें फार्मा के लिए जो केमिकल का उपयोग होना चाहिए, उससे इंडस्ट्रियल केमिकल का उपयोग हो रहा था, और उन्होंने करीब 100 से ज्यादा कंपनियों को सील किया था। तो हमारे पास में ये जरूरी है कि आप जिस दुकान से दवा ले रहे हैं उस पर आपको विश्वास हो कि यहाँ दुकान पर पैसों को लेकर दुकान पे आपके स्वास्थ्य के साथ अन्याय न हो और आपको सही दवा मिल सके। एक बार फिर मैं हमारे दोनों अतिथियों का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने बहुत ही गंभीर विषय पर आज यहाँ जानकारी दी। हमारा आप सभी से आग्रह है, चूंकि ये किसी के जीवन से जुड़ा हुआ सवाल है, हम और आप मिलकर इस जीवन बचाने के महायज्ञ में शामिल हो। मेरा आपसे आग्रह है, अधिक से अधिक इसको लाइक करें और अधिक से अधिक इसको मैक्सिमम लोगों तक शेयर करके पहुंचाएं, ताकि जो लोग दवाइयां ले रहे हैं और जो लोग दवाइयां खरीदने जा रहे हैं वो सतर्क रहें और अपनी सुरक्षा और अपने परिवार के लिए जब दवा लाएं तो उनको ये भरोसा रहे कि वो दवा व्यवस्थित है और उससे उनका एक परिवार को ज्यादा स्वस्थ रहने का मौका मिलेगा। एक बार फिर दोपहर परिवार की ओर से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दा गरम है।